ओके, सो इन इंटरनल एनवायरनमेंट जो फर्स्ट फैक्टर हम कंसिडर करेंगे दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है, और जो वर्ड कल्चर है उसको हम अक्सर नेशनल लेवल पे कंसिडर करते हैं कि हर मुल्क का कल्चर होता है। बट एक्चुअली द वर्ड कल्चर सिंपली मीन्स कि जहाँ पर भी तीन या तीन से ज़्यादा लोग जमा होंगे उनके आपस में इंटरेक्शन से एक कल्चर डेवलप हो जाता है, विच सिंपली मीन्स के जी बात करने के तौर तरीके, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स फॉर्म व्हेन पीपल इंटरेक्ट। तो एक मुल्क का कल्चर भी होगा, एक शहर का भी कल्चर हो सकता है, एक मोहल्ले का कल्चर भी होगा, और हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक कल्चर होता है जहाँ पर भी लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे। एक ग्रुप ऑफ पीपल जब भी आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो एक कल्चर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। और हर ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो यूनिक होता है। जो मेन फैक्टर्स हैं जो कि अमूमन नज़र आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स में, वो क्या हैं जी? कुछ डिफरेंट फोकसेस लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में आउटकम ओरिएंटेशन होती है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं ऑन द फ्लो चार्ट। आउटकम ओरिएंटेशन मींस के वो ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ बॉटम लाइन पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट फोकस्ड होते हैं, सेल्स फोकस्ड होते हैं, दोज ऑर्गेनाइजेशंस हैव ए आउटकम फोकस्ड कल्चर। वो किस तरह से अचीव करना है टारगेट, ये इतना मैटर नहीं करता, बस हर हालत में मैनेजर ने वो टारगेट्स अचीव करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी, डिग्री टू विच मैनेजर्स फोकस ऑन रिजल्ट्स और आउटकम्स रादर देन ऑन हाउ दोज आउटकम्स आर अचीव। तो कई दफ़ा अनएथिकल तरीक़ों से भी वो आउटकम्स अचीव करेंगे, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो बॉसेस हैं, सुपीरियर्स हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में है कि उन्होंने रिजल्ट्स अचीव किए हैं कि नहीं किए, गोल्स अचीव किए हैं कि नहीं किए। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होती हैं। फिर है जी पीपल ओरिएंटेशन। इसमें है जी फोकस किस पर है? लोगों पे है, खासतौर पे जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। आगे जाके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, जहाँ पे हम अपने लोअर लेवल मैनेजर्स को ज़्यादा अथॉरिटी देते हैं फैसले करने के। वो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वहाँ पर अमूमन आपको ये चीज़ नज़र ज़्यादा आती है, पीपल ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिग्री टू विच मैनेजमेंट डिसीजंस टेक इन्फो अकाउंट into account the effects on people in the organization। तो हर फैसले के बारे में फीडबैक लिया जाता है। डिसीजन मेकिंग जो है उसमें लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को शामिल किया जाता है। हर किसी की रजामंदी या मेजॉरिटी जो लोग हैं अगर वो रजामंद है, एक कंसेंसस लिया जाता है कि जी मोस्ट पीपल अग्री, तो फिर हम ये फैसला करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। तो फिर क्योंकि जब से शामिल होती है, आपसे फीडबैक ली जाती है, जो भी फैसला होगा उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो मुत्तफिक होंगे, तो वो फैसला इंप्लीमेंट होगा। ओनरशिप होती है डिसीजन की, लोग फिर ज़्यादा मोटिवेट होते हैं टू अचीव द गोल्स। तो वो है जी पीपल ओरिएंटेशन। फिर है टीम ओरिएंटेशन, जहाँ पे टीम वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस है और इंडिविजुअलिज्म पे कम फोकस है। तो उसमें आपको डिपार्टमेंटल बेसिस पर या ऑफिस शेयरिंग जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। फिर है जी अग्रेसिवनेस, जिसमें एम्प्लॉयज़ के दरमियान कंपटीशन को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और कोऑपरेशन को कम दी जाती है, यानी कि टीम वर्क का ऑपोजिट हो गया। यहाँ पे इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा फोकस है। प्रमोशंस जो हैं वो ज़्यादा होती हैं उन लोगों की जो कि ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा कंपेरेटिव हैं कंपेयर टू देयर कॉलीग्स। फिर है जी स्टेबिलिटी। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर रिस्क टेकिंग को अवॉइड किया जाता है। उस तरह के फैसले ज़्यादा लिए जाते हैं जहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हो। बेशक प्रॉफिट कम हो रहा हो, लेकिन कामयाब रहे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म। कई दफ़ा केस स्टडीज़ में कोक की मिसाल देते हैं। जब कोक और पेप्सी को कंपेयर करते हैं तो पेप्सी को हमेशा कहते हैं ज़्यादा रिस्क टेकर्स हैं, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी टॉप मैनेजमेंट ज़्यादा रिस्क टेकिंग जो है वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, ज़्यादा एक्विजिशंस करते हैं। उन्होंने डाइवर्सिफाई ज़्यादा जल्दी किया था अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। लेस को एक्वायर किया फॉर एग्जांपल, पहले स्पोर्ट ड्रिंक्स में, बॉटल वाटर में, जूसेस में ज़्यादा जल्दी एंट्री की थी मार्केट में रादर देन कोक। और कोक ने हमेशा बाद में एंट्री की थी। देयर वाज आई थिंक 6 or 7 year गैप बिटवीन कोक एंड पेप्सी। जब पेप्सी ने अपना लॉन्च किया बॉटल वाटर, और उसके 6-7 साल बाद कोक ने अपना लॉन्च किया था। तो स्टेबिलिटी पे फोकस ज़्यादा होता है कोक का। कोक जो है वो ज़रा कंजर्वेटिव फैसले करता है। और रिस्क टेकिंग है जी इनोवेशन एंड रिस्क टेकिंग। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हमेशा न्यू आइडियाज़ को तरजीह दी जाती है, डायनामिक प्लानिंग और रिस्क टेकिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं जी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को डिफाइन करते हैं। इनमें से किसी एक फैक्टर पे ज़्यादा इन्हिसार किया जाएगा हमेशा, तो वो कल्चर उसके लिहाज से डेवलप होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर्स। तो अब स्ट्रॉन्ग कल्चर्स वो हैं जी जहाँ पर जो सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस पर मुत्तफिक हैं। सो फॉर कंपैरिजन हुआ है जी, स्ट्रॉन्ग कल्चर्स वैल्यूज़ वाइडली शेयर्ड,
वीक कल्चर्स में है वैल्यू लिमिटेड टू अ फ्यू पीपल, यूजली टॉप मैनेजमेंट, यानी कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। स्ट्रॉन्ग कल्चर्स में कल्चर कन्वेज कंसिस्टेंट मैसेज अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, और वीक कल्चर में कल्चर सेंड्स कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस अबाउट व्हाट्स इंपॉर्टेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग कल्चर में, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में हमेशा जो विजन स्टेटमेंट्स हैं और मिशन स्टेटमेंट्स हैं बड़े क्लियर होते हैं जिनको फॉलो करते हैं तमाम मैनेजर्स, और वीक कल्चर्स में जो है वो क्लियर नहीं है मैसेज टॉप मैनेजमेंट की तरफ से। मोस्ट एम्प्लॉयज़, स्ट्रॉन्ग कल्चर्स में लिखा हुआ है मोस्ट एम्प्लॉयज़ कैन टेल स्टोरीज अबाउट कंपनी हिस्ट्री और हीरोज़, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री है, एस्टैब्लिश्ड है, कब हुई इस्टेब्लिश, ओरिजिनल फाउंडर्स कौन थे एंड सो ऑन, उसके बारे में तमाम या ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन है। और वीक कल्चर्स में एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल नॉलेज ऑफ कंपनी हिस्ट्री और हीरोज़। फिर है जी एम्प्लॉयज़ स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद कल्चर। स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद कल्चर मीन्स कि जी ज़्यादा लॉयल है एम्प्लॉयज़, और वीक कल्चर में एम्प्लॉयज़ हैव लिटिल आइडेंटिफिकेशन विद कल्चर, कि वो अपनी जॉब से लॉयल तो हो सकते हैं लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल नहीं है। आखिरी पॉइंट है जी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स, और इसमें है लिटिल कनेक्शन बिटवीन शेयर्ड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर्स। बिहेवियर जो होता है एम्प्लॉय का वो डिपेंड करता है वैल्यू सिस्टम के ऊपर, उनका अपना भी वैल्यू सिस्टम होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। अगर वो अपने वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ जो हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क टेकिंग जो है वो वैल्यू है लेकिन वो अब नहीं करता, रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं शो कर रहा, या ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी फोकस्ड है वो नहीं स्टेबिलिटी फोकस कर रहा, तो वो एक वीक कल्चर है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने लिहाज से वो अपना काम कर रहे हैं rather than जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का। और जी लास्ट फैक्टर बिफोर एंड ऑफ लेक्चर, वो जी स्वॉट मैट्रिक्स। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल हैं और ये किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं आपके कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स को। स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है तो एक स्ट्रेंथ हो सकती है, अगर नहीं है तो वो एक वीकनेस हो सकती है। या बहुत वेल ट्रेंड स्टाफ है, उनका एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड है तो एक स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो एक वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स मार्केट में होती हैं, अवेल कर रहे हैं कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ को, थ्रेट्स को डील कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये सारे कॉम्बिनेशन में हम उसको इंटरनल फैक्टर्स या माइक्रो फैक्टर्स कहना चाहिए, बिकॉज दीज आर फैक्टर्स जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो मैट्रिक्स से मुराद है कि जी आपस में हम कंबाइन करके कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हैं इनके बारे में। पहला बॉक्स जो है उसमें स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हैं जी। अब एग्जांपल गिवन है, स्ट्रेंथ हो सकती है जी एक टैलेंटेड सेल्स टीम है मैनेजर के पास, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जी अनटैप्ड डेमोग्राफिक ऑफ सीनियर सिटीजन, जैसे मैं अभी बात की थी बूमर्स की कि 1946 और 64 के दरमियान जो पैदा हों मैनेजर्स, दे आर कॉल्ड सीनियर सिटीजन्स। तो एक आपके पास मार्केट अपॉर्चुनिटी है और आपके पास स्ट्रेंथ क्या है कि आपके पास सेल्स टीम बड़ी टैलेंटेड है। अब एक एसओ स्ट्रेटजी डिफाइन की गई है कि जी फोकस ऑन पर्सनल विजिट्स टू पीपल अबव एज ऑफ 55 रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो एक सेल्स टीम आपके पास है, उनको आप ट्रेनिंग दें रिगार्डिंग पर्सनल सेलिंग की, जी आपने उन लोगों को कैसे सेल्स पिच देनी है जो एज 85 एज 55 एंड अबव है। उसके बाद है जी वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ के कॉम्बिनेशन से आप किस तरह की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। WO स्ट्रेटजी, वीकनेस है लैक ऑफ रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन मार्केट में अपॉर्चुनिटी है हाई डिमांड फॉर ए टेक्निकली एडवांस्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल सोलर पैनल। तो उसके लिहाज से अब WO स्ट्रेटजी का बनाई है एक्वायर दिस टेक्नोलॉजी बाय फॉर्मिंग ए जॉइंट वेंचर विद ए फर्म हैविंग कॉम्पिटेंसी इन दिस एरिया। आपके पास नहीं है एबिलिटी वो डेवलप करने की टेक्नोलॉजी, तो आप एक जॉइंट वेंचर बनाएं किसी ऐसी फर्म के साथ जो कि हो सकता है कंपेरेटर ही हो, जिसके पास ये कॉम्पिटेंसी है कि वो कर सकते हैं डेवलप, और फिर प्रॉफिट शेयरिंग करें। तो इसको कहेंगे WO स्ट्रेटजी। फिर है जी ST स्ट्रेटजी, जो कि स्ट्रेंथ्स और थ्रेट्स का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेंथ की मिसाल दी गई है स्ट्रॉन्ग लीगल टीम, लॉयर्स आपके पास बड़े तगड़े। उसके बाद थ्रेट है जी कॉपीराइट वायलेशन इन फॉरेन कंट्री, अभी हमने जो डिस्कस किया था IP लॉ के अंदर, कि आपका जो प्रोडक्ट है या कोई क्रिएटिव आइडिया है जो कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करी है किसी फॉरेन कंपनी में। ऐसी स्ट्रेटजी है जी फाइल अ लॉ सूट अगेंस्ट दी वायलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन डैमेजेस एंड रॉयल्टीज, तो उस पर केस करें। केस अमूमन जब करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेक्शन के लिए, ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट, तो उसमें मेन मकसद उनका ये नहीं होता कि केस जीतने, अक्सर वो सेटलमेंट्स होती हैं, कोई ना कोई फाइनेंशियल डैमेजेस के लिहाज से उनको पैसे मिलते हैं, या ये भी कर सकते हैं कि जो पार्टी आपका नाम इस्तेमाल कर रही है उनको आप कह सकते हैं कि आप लाइसेंस कर लें हमारा प्रोडक्ट या लोगो या नाम या कॉपीराइट, और हमें प्रॉफिट शेयरिंग हमारे साथ करें, रॉयल्टीज़ दें। तो उस तरफ कन्विंस कर रहे होते हैं अक्सर आपके लॉयर्स। फिर जी WT स्ट्रेटजी, जो कि कोई स्ट्रेटजी ऐसा सच है नहीं, क्योंकि आपके पास वीकनेसेस भी हैं और थ्रेट्स भी हैं एक्सटर्नली। अब है क्या जी सिचुएशन, वीकनेस है लैक ऑफ कैपिटल फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ इन इंडस्ट्री,
सो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं फॉर कंटिन्यूड बिजनेस। और थ्रेट है जी राइवल फर्म्स अटेम्प्टिंग हॉस्टाइल टेक ओवर। तो आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो ज़बरदस्ती काबिज होना चाह रहे हैं। ये अमूमन तब होता है जब पब्लिक कंपनीज होती हैं, आपके शेयर्स जो होते हैं मार्केट में वो स्टॉक एक्सचेंज में वो आपके राइवल्स ख़रीदना शुरू कर देते हैं टू गेट अ पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर आप उनके पास इतने शेयर्स हो जाएं कि वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपना बंदा बिठा सकते हैं, तो वो ऐसी बात है आपके इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल प्लानिंग में वो अमल दखल जो है वो काफ़ी उनका होता है। WT स्ट्रेटजी है जी चूज़ टू मर्ज विद द राइवल फर्म और लिक्विडेट बिफोर टेक ओवर। एक तो ऑप्शन है कि जी मर्ज पहले कर लें हॉस्टाइल टेक ओवर से पहले, या ये है कि जी लिक्विडेट कर दें, दिवालिया जो है वो कंपनी का हो गया है, डिक्लेयर कर दें बैंक्रप्सी और एसेट्स को लिक्विडेट कर दें इससे पहले कि टेक ओवर हो सके। सो दिस इज़ स्वॉट मैट्रिक्स। इसकी मदद से जो है इंटरनल फैक्टर्स को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। एनीवे जी, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आपके जो असाइनमेंट है फॉर दिस लेक्चर वही है कि आपने इस लेक्चर की समरी करनी है, 1 पेज समरी करके या 2 पेज समरी करके आपने अपलोड करना है ऑन गूगल क्लासरूम। दैट इज़ ऑल।